आज हम लोग एट्थ क्लास हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर परमेय संख्या को हम लोग स्टडी करेंगे। इसको शुरू करने के पहले हम लोग कुछ विशेष संख्याओं के बारे में थोड़ा सा देख लें। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो हमें नेचुरली प्राप्त होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या वो है जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके अलावा जैसे पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या वह है जो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों ही 0 के साथ लिखी जाए, या ऋणात्मक व धनात्मक संख्या 0 के सहित जिस समूह का निर्माण करती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। अब इसमें दो है संख्याएं हैं, जैसे ऋणात्मक है और धनात्मक। धनात्मक संख्या, इन संख्याओं के आगे किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो इसका तात्पर्य वह अपने आप में स्वयं क्या है? धनात्मक है। जैसे हमने क्या लिखा? 1। 1 के आगे हमने कुछ नहीं लिखा, तो ये संख्या क्या हो गई? धनात्मक हो गई। मगर ये क्या हो गई? धनात्मक। लेकिन ऋणात्मक संख्या, जैसे हमने 1 लिखा, इसके आगे हमने माइनस लिख दिया, तो ये संख्या क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। यानी संख्याओं के आगे अगर ऋण चिन्ह हो, यानी माइनस का साइन लगा हो, तो वो ऋणात्मक संख्या होती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं होता तो वह क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। अब इसके उपरांत हम लोग क्या है, चलते हैं प्रमेय संख्या के बारे में पढ़ना, जो कि हमारा क्या है? विषय है। तो देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी परिभाषा के अनुसार ये क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह परमेय संख्या कहलाती है। इसकी एक और डेफिनेशन हमको प्राप्त होती है, जो कि क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू या भिन्न के रूप में लिखी जा सके वे परमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं। अब भिन्न के रूप में भी ये भाई हो है ही, क्योंकि भिन्न क्या है? जिसे हम क्या लिखें? अंश बटे हर, यह क्या हो गई? भिन्न। और वहीं पे परमेय संख्या भी हमने क्या बताई, जो कि किस पे लिखी जा सके? p बाई क्यू में। यानी इसमें भी क्या है? अंश है और हर है। तो परमेय संख्या जिसको हम क्या करें? p बाई क्यू या भिन्न के रूप में लिख सकें, वो परमेय कहलाती है। अच्छा, जबकि हमारे पास क्या है? भिन्न और परमेय संख्या, इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर है देख लेते हैं, वरना हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों जब एक ही तरीके के हैं तो दोनों में अंतर क्या है। लेकिन भाई अंतर तो है ही, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो देखते हैं परमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या होता है। परमेय संख्या में p व q दोनों की वैल्यू, यानी अंश और हर दोनों की वैल्यू क्या होगी? दोनों का मान क्या होगा? वह पूर्णांक होगा। पूर्णांक यानी कि क्या भाई? यह ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मगर जीरो के लिए एक केस है, इसको बताएंगे अभी। तो इसमें क्या है, हमने भी देखा कि परमेय संख्या में p और q दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जबकि भिन्न में क्या होगा? p और q क्या होगा? वो प्राकृत संख्या होगी। अब प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है भाई हमारे पास? 1, 2, 3, 4, ये प्राकृत संख्या हो गई। यानी इस रूप में ये प्राप्त हो सकते हैं। अब यहीं पे हमने क्या किया? 3 हमने अपने एग्जाम्पल ले लिए हैं, जैसे 7, 0 और -4। यानी एक धनात्मक है, एक 0 है और एक
-4 है, -4 है। अब इसको हमने क्या किया, P बाई क्यू के रूप में लिखा। देखते हैं क्या लिख सकते हैं, तो क्या पाते हैं हम, इसको हमने लिखा 7/1, लिखा जा सकता है 1, यानी क्यों, क्योंकि 1 से अगर 7 को हम डिवाइड करें तो वह क्या होगा, डिवाइड हो जाए, डिविजिबल है, यानी 1 लिखने से संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वह उसी टाइम की टेबल पे वो कट जाएगा। 0/1, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। -4/1, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव न पड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या है वो संख्या के मान पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर एक हमारे पास क्या हो गया कार्य कि इसको हमने क्या किया, P बाई क्यू के फॉर्म में परिवर्तित कर दिया, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी P बाई क्यू के फॉर्म में तुमने इसको लिखा ही लिखा, लेकिन क्या हो गया, Q की वैल्यू क्या हुई, वो 0 के बराबर नहीं हुई, तो ये सब क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, यानी कि परिमेय संख्या हो गई। अब दूसरी तरफ हम जीरो, अभी हमने कहा था यहाँ पे कि जीरो के लिए एक विशेष नियम लागू होता है, तो देखते हैं, अगर हमने इसको लिखा 0/1 यानी 0/1 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी, मगर 1/0 लिखें अगर हम तो वह क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि शून्य अंश हो सकता है, यानी अंश के रूप में 0 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हर अगर 1 होगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हर 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला क्या है, समवर्त गुणधर्म, जिसमें क्या है, योग, घटाना, गुणा और विभाजन। गुणधर्म को हम क्या करते हैं, 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं हमारी गणित में, जो कि क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इन्हीं पर ही हम क्या करते हैं, गुणधर्मों की का परीक्षण करते हैं। तो पहला गुणधर्म हमारे पास क्या है, समवर्त है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 6/1, 4/1। अब इसको हमने जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 10/1, यानी कि अब ये 6, 4 और 10 हमारी कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या है। अब इसको जैसे ही हमने इसका हर एक एक किया तो ये क्या हो गया, P बाई क्यू के फॉर्म में बदल गया और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तब यहां से क्या प्राप्त होता है कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी प्राप्त होता है, जब हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लेते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, चूंकि यह परिमेय संख्या है तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यही हमारा क्या है, समवर्त का नियम है। तो देखते हैं परिभाषा इसकी, अब देख लें, जब दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है तो हमें सदैव एक ऐसा हल प्राप्त होता है जो कि एक परिमेय संख्या का ही रूप होता है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, दो संख्याएं मान ली हैं। पहला क्या है हमारे पास, यानी पहली परिमेय संख्या मान लिया हमने 3/4, दूसरी परिमेय संख्या हमने मान लिया 4/5। अब इसको हम ऐड करेंगे, यानी योग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3/5 और 4/5 को हमने हल किया तो क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम 5 ही आएगा, तो 3 और 4 ऐड हुआ 7 हो गया, यानी 7/5। अब यहां पर क्या हो गया, ये जो कि एक परिमेय संख्या का ही रूप है, क्योंकि जब हम 7/5 की बात करते हैं तो ये P बाई क्यू के फॉर्म में नजर आता है, और Q क्या है, 0 है, क्योंकि यहां पर Q की वैल्यू क्या होगी, वो 5 होगी। अतः यह क्या है, योग पर यह समवर्त गुणधर्म लागू होता है। अब हम क्या देखते हैं, घटाना पे।
घटाना के लिए हमने वही दोनों संख्याएं ले ली जिनको हमने माइनस किया, तो क्या प्राप्त होता है हमको 3 माइनस 4/5 यानी -1/5। अब ये भी क्या है, प्रमेय संख्या का रूप है। क्यों? क्योंकि -1 क्या है हमारा, -1 हमारा पूर्णांक है और 5 हर है। ये क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया और ये किस में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो हमें परिणाम स्वरूप जो भिन्न प्राप्त होता है, यानी कि जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या का रूप ही हमें प्राप्त होगा। अगला देखते हैं गुणा। ये क्या है, वही संख्या हमने ले ली 3/5 और 4/5, इनको हमने क्या किया, गुणा किया, तो हमें प्राप्त क्या हो। अब गुणा में हम क्या करते हैं भाई, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो क्या प्राप्त हो गया 12/25। ये क्या है, p/q के रूप में है और 25 q की वैल्यू है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी गुणा करने पर भी दो परिमेय संख्याओं का हल एक परिमेय संख्या ही होती है। विभाजन में देखते हैं, विभाजन में हमने वही संख्या ले ली 3/5 और 4/5। अब जब इसको गुणा करते हैं तो आखिरी वाला जो हमारा परिमेय संख्या है वो पलट जाता है, यानी अंश हर पे चला जाता है, हर अंश पे चला जाता है, तो क्या प्राप्त होगा, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहला हमारा परिमेय संख्या क्या था 3/5, अब चूंकि हमने कहा पलट जाने पे मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो गुणा का चिन्ह लगाया हमने और ये अंश क्या हुआ, हर पे चला गया और हर अंश पे चला गया, यानी 5/4 हो गया ये, तो क्या हो गया 15/20 गुणा करने पे, क्योंकि गुणा करने का ढंग हम लोग जान ही रहे हैं। दूसरा हमारे पास आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3 है। अब इसको हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो चाहे इसको 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होंगे, ये बराबर ही प्राप्त होते हैं। यानी दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में यदि योग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान हल ही प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया पहली संख्या a है दूसरी b, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, चाहे a + b करें और चाहे b + a करें। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मान लिया पहली संख्या हमारे पास क्या है 2/3 और दूसरी संख्या क्या है 4/3 है, तो अब इसको योग करते हैं, योग संक्रिया पे देखते हैं, तो 2/3 + 4/3, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, हल करने पर 6/3 आया और राइट हैंड साइड इसका हमने जब ऐड किया तो क्या मिला हमको 6/3 मिल गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। यानी क्रम विनिमय के लिए योग की संक्रिया लागू होती है। आगे बढ़ते हैं घटाना पे, तो घटाने पे जब हम बढ़ते हैं तो क्या वही संख्या हमारे पास है जो माना हुआ था पिछले में योग में 2/3 और 4/3, इसको हमने क्या किया माइनस किया, और इसी का दूसरा रूप यानी कि दूसरी तरफ हम इसको क्या कर लें 4/3 2/3 पलट दिया, यानी इसको हमने a + b = b + a के फॉर्म में हमने इसको राइट किया है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला 2/3 और 4/3, इसको माइनस किया तो सॉल्व क्या मिला हमको -2/3 मिल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे चल दें तो 4/3 - 2/3, इसको हल किया तो 2/3 ही सिर्फ मिला, यहां पर क्या मिला था -2/3 और यहां पर प्लस का 2/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्रम विनिमय के लिए घटाना संक्रिया लागू नहीं होती है, ये इस गुणधर्म को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की संक्रिया देखेंगे।